दीर्घवृत्त के बाद अपना टॉपिक है हाइपरबोला। तो सबसे पहले ये जाने सांकव परिच्छेद के अंतर्गत जो विभिन्न वक्र प्राप्त हो रहे हैं उनमें से आप वृत्त, पैराबोला, परवलय और एलिप्स दीर्घवृत्त का अध्ययन कर चुके हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है अपना हाइपरबोला। तो ये भी एक सांकव है, अर्थात सांकव परिच्छेद से प्राप्त वक्र है। देखिए यहां पर क्या है अर्थपरवलय। तो डेरिवेशन में जाने से पहले हमें कहा जाना होगा परिभाषा में। सबसे पहले कहा गए थे हम कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट तो वही चल रही है, एक शंकु को कोई तल विभिन्न कोणों पर अक्ष के साथ विभिन्न कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद कर रहा है, तब विभिन्न आकृतियां प्राप्त हो रही है। तो अपनी कॉन्सेप्ट तो वही है, केवल एंगल बदल रहे हैं, लेकिन परिभाषा बदली। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा से हम कहां चले जाएंगे? डेरिवेशन में। जैसे ही हम डेरिवेशन में जाएंगे तो डेरिवेशन से हम कहां जाएंगे? फॉर्मुलेशन में। हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मुलेशन होते ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन स्टार्ट होगी तब फिर क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट, परिणाम। ये है अपना गणित का तरीका। तो अब हमें कहां आना चाहिए? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? किसी तल के अंतर्गत दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर समान रहता है, ऐसे चर बिंदु का बिंदु पर अर्थपरवलय कहलाता है। इससे पहले बैक होके देखते हैं, हमने दीर्घवृत्त के अंतर्गत क्या देखा था? ऐसे चर बिंदु का बिंदु पर था जिसकी उसी तल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल समान रहता था। यहां पर क्या शब्द बदल गया है? योगफल के स्थान पर अंतर आ गया है। अंतर एक परिणाम है, योगफल एक परिणाम है, परंतु योग एवं वियोगकलन ये संक्रिया है। तो मैंने यहां पर क्या बोला? अंतर शब्द। अंतर डिफरेंस, वियोगकलन सब्ट्रैक्शन। तो मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जो सब्ट्रैक्ट करने से प्राप्त रिजल्ट है, परिणाम है, उसे कहते हैं अंतर, डिफरेंस। अंतर ज्ञात कीजिए, वियोगकलन कीजिए। वियोगकलन किया जा सकता है, एक ऑपरेशन है, अंतर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से योग करने पर योगफल प्राप्त परिणाम है। समझ गए ना? तो मैंने अंतर कहा है। अंतर का तात्पर्य यह हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जो दूरी बड़ी होगी उससे छोटी वाली को घटाएंगे हमेशा। तो नेगेटिव आने का तो प्रश्न ही नहीं है। समझ गए ना? अंतर है, वो नेगेटिव आने का तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि दूरी है। मैंने दूरी शब्द बोला है, और दूरी शब्द कैसी राशि है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा एक धनात्मक राशि होती है। आप जानते हैं इस बात। क्लियर? तो एब्सोल्यूट अंतर लेंगे। तो जो बड़ी वाली दूरी है उससे छोटी वाली दूरी का अंतर हमेशा कैसा रहेगा? स्थिर, समान, अचर, कांस्टेंट। तो क्या बन जाएगा ऐसा वक्र? हाइपरबोला बन जाएगा, अर्थपरवलय बन जाएगा। तो अंतर क्या रहा? दीर्घवृत्त और अर्थपरवलय में यही अंतर रहा कि वहां पर योगफल समान रहता है, यहां पर अंतर समान रहता है। तो देखो किस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होगी। ये अपना एक्स अक्ष, ये है अपना वाई अक्ष। कौन से रूप का अध्ययन कर रहे हैं हम? मानक रूप का, सरलतम रूप का। मानक रूप वह रूप होता है जिसके अंतर्गत केंद्र कहां पर होगा? मूल बिंदु पर। और जो अक्ष आएंगे इसके, वहां पर तो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष था दीर्घवृत्त के अंतर्गत। लेकिन इसके अंतर्गत एक अक्ष तो कहलाएगा अनुप्रस्थ अक्ष, ट्रांसवर्स एक्सिस। दूसरा कहलाएगा संयुग्मी अक्ष, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो समझना यहां पर इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी आपको। इस प्रकार से एक चर बिंदु आपने कहीं पर भी ले लिया, मान लो यहां ले लिया। अब दो स्थिर बिंदु आपने ले लिए कहीं पर भी,
मान लीजिए एक स्त्री बिंदु आपका यहाँ पर है कोई भी, तो इससे इसकी दूरी और दूसरा स्त्री बिंदु आपने यहाँ पर ले रखा है, कहीं पर भी ले लें आप। जैसे दूसरा स्त्री बिंदु आपने यहाँ लिया है, एक स्त्री बिंदु आपने यहाँ लिया है, ये तो दोनों कैसे बिंदु है? स्थिर बिंदु है। एक चर बिंदु ले रखा है आपने किसी तल के अंतर्गत, ध्यान से समझना। तो इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु से, दोनों से दूरियां का जो अंतर है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। जबकि दीर्घवृत्त में क्या था? योगफल समान रहना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? वो पथ अतिपरवलय कहलाएगा। तो ये बिंदु किस प्रकार से गमन करे, देखना आप ध्यान से, किस प्रकार से गमन करे ये बिंदु। ऊपर भी सममित में चलता है ये, तो जितना ऊपर चलेगा उतना ही नीचे चलेगा। अब यहां से आपने देखा तो ठीक उसी सममित में चलेगा ना, जितना ऊपर चलेगा उतना ही नीचे चलता है, ऐसे चलेगा। तो आप देख रहे हो ये तो पैराबोला जैसा स्थिति हो रही है, पैराबोला जैसी स्थिति हो रही है। दो परवलय बन चुके हैं यहाँ पर, एक परवलय इधर खुल गया है तो एक परवलय उधर खुल गया है, ऐसा लग रहा है आपको? नाम भी क्या है इसका? तो परवलय जैसा कुछ क्यों नहीं दिखना चाहिए? वो क्या पैराबोला था, ये हाइपरबोला है, तो परवलय जैसा तो दिखना चाहिए। लेकिन यहां पर ये वक्र है वो दो भागों में टूट गया, इसका वक्र है वो दो भागों में टूट गया। अभी इससे पहले जो वक्र हमने देखे थे वो दो भागों में नहीं टूट रहे थे। वृत्त भी एक ही भाग में था, समझ रहे हो? दीर्घवृत्त भी एक ही भाग में था, लेकिन हाँ ये भी एक ही भाग में था इससे पहले पैराबोला भी, लेकिन यहां दो भागों में टूट गया। तो ये दो भागों में प्राप्त होता है। यहां पर ये वक्र है और ये भी वक्र है, तो इस वक्र पर कहीं भी आप कोई भी बिंदु ले लें, इस बिंदु से मिलाएं, इस बिंदु से मिलाएं और दूरियों का अंतर देखें, तो वक्र तो ये भी है, एक ही वक्र है, दो भागों में टूट गया है। यहां पर भी बिंदु लिया जा सकता है, तो उस बिंदु से मिलाएं और इस बिंदु से मिलाएं, तो दूरियों का जो अंतर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? समान। तो बिंदु वक्र के किसी भी भाग पर स्थित हो तो वो बिंदु क्या होगा? उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाएगा अतिपरवलय, क्योंकि उस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का अंतर है वो कैसा है? स्थिर है, समान है। क्लियर? तो वो चार बिंदु हम कैसा मानेंगे? मान लेते हैं उसे P। निर्देशांक क्या मानने चाहिए? चार है तो एक्स वाई मानने चाहिए। x1 y1 मानोगे तो एट लास्ट लोकस लिखते वक्त x1 के स्थान पर x, y1 के स्थान पर y रखना पड़ेगा। तो मैंने चार बिंदु x y मान लिया। अब इसको इससे मिलाऊं मैं, इससे भी मिला रहा हूं, तो जो दूरियों का अंतर आएगा वो क्या होगा? समान रहेगा। P बिंदु कहीं भी वक्र पर चला जाए तो P का बिंदु पथ ही तो है अतिपरवलय। दोनों स्थिर बिंदु क्या कहलाती है इस अतिपरवलय की? फोकस, नाभि। वहां पर भी स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त के अंतर्गत क्या कहा गया था? नाभि कहा गया। क्लियर? तो ये फोकस हो गई। अब अंतर कितना आ गया? वहां एक दीर्घ अक्ष था, एक लघु अक्ष था, यही तो था। तो अब समझना यहां पर क्या हो जाएगा? नाभि से गुजरने वाला, दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, दोनों नाभियों, इसे नाभियों का नाम रख देता हूं मैं, फोकस 1 एंड फोकस 2। तो दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? केंद्र। वहां पर भी क्या कहलाता था? केंद्र। लेकिन वो किसका केंद्र था? दीर्घवृत्त का। ये किसका केंद्र कहलाएगा? अतिपरवलय का। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? तो मिड पॉइंट क्या आ गया? अब समझना बात, नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड को दोनों ओर असीमित लंबाई में बढ़ा दें तो या तो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा या वाई अक्ष के अनुदिश होगा। क्यों होगा? क्योंकि केंद्र मूल बिंदु पर है। मानक रूप के अंतर्गत केंद्र कहां पर होता है? मूल बिंदु पर लेंगे। मूल बिंदु पर लेंगे तो या तो एक्स अक्ष पर आएगा या वाई अक्ष होगा। समझ गए ना? तो नाभियां या तो एक्स अक्ष पर होगी या वाई पर। इस समय एक्स अक्ष पर है, इस समय एक्स अक्ष पर है। अच्छा, नाभियों को मिलाने वाला रेखाखंड बढ़ाने पर नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली प्रतिच्छेद कर जाएगा, जबकि वहां पर नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड को बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करता था। किसके अंतर्गत? एलिप्स के अंतर्गत। लेकिन यहां तो मिलाने पर ही इंटरसेक्ट कर जाएगा, क्योंकि शीर्षों के मध्य की दूरी कम हो गई है, नाभियों के मध्य की दूरी अधिक हो गई है। समझ गए ना आप? नाभियों उसमें इस प्रकार से नाभियां आई थी अंदर, तो शीर्ष कहां चले गए थे? बाहर।
रेखाखंड के बाहर थे, लेकिन ये नाभियां बाहर हो गई हैं रेखाखंड के अनुसार। भाई वक्र के तो मध्य भाग में ही होगी नाभि, वक्र से बाहर नहीं हो सकती नाभि। नाभि अगर ये मनुष्य शरीर भी एक वक्र है, मान लीजिए कि आकृति है, तो नाभि कहाँ है? मध्य भाग में ही तो है, तो नाभि बाहर तो नहीं हो सकती वक्र से। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नाभियों के बीच की जो दूरी है वो शीर्षों के बीच की दूरी से अधिक हो गई है, जबकि वहां पर कम थी। तो यानी नाभियों को मिलाने वाला रेखाखंड जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है वक्र को, वो बिंदु क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। तो मान लीजिए एक शीर्ष आपका ये हो गया ए डैश, तो एक शीर्ष ये हो गया आपका ये। क्लियर? कोई शक? अब आगे बढ़ते हैं हम। वहां पर क्या कहते थे? बिल्कुल उसी से मैं कंपेराइज कर रहा हूं, लिंक होके चलता है मैथमेटिक्स। अलग अलग अध्ययन करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, क्रमबद्धता बनाए रखिए तो आप पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर सकते हो, तभी आगे बढ़ सकते हो। तो देखें यहां पर, वहां पर क्या कहा था मैंने? दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी को ही मैंने माना था दीर्घअक्ष की लंबाई। कितनी मानी थी? 2a। यहां पर क्या मानूंगा? अनुप्रस्थ अक्ष, उसका नाम क्या रखूंगा अब मैं? वहां दीर्घअक्ष का यह नाम क्या रखूंगा? अनुप्रस्थ अक्ष। जिस अक्ष पर नाभियां एवं शीर्ष होते हैं उसे क्या कहूंगा मैं? अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या मानूंगा? 2a। वहां पर दीर्घअक्ष की मानी थी, यहां पर लंबाई वही मानूंगा 2a, तो फॉर्मूला नहीं बदलेंगे, तो 2a मानूंगा। अब वहां पर मैंने दूसरे अक्ष को क्या कहा था? लघु अक्ष। यहां पर क्या कहूंगा मैं? संयुग्मी अक्ष, कॉन्जुगेट एक्सिस। लेकिन दूसरे वाले जो अक्ष की लंबाई मानूंगा तो उसके एंड पॉइंट तो है ही नहीं अपने पास, अंत बिंदु तो है ही नहीं जिनके मध्य की दूरी मैं लूंगा। समझना या बात गहराई से? लेकिन इनके तो एंड पॉइंट्स हैं, आपके शीर्ष हैं आपके पास, तो शीर्षों के मध्य की दूरी ले पा रहे हो। लेकिन वहां पर बी डैश आपके पास था, यहां पर नहीं है, लेकिन लंबाई ली जाएगी 2b। तो फिर कैसे ली जाएगी लंबाई 2b? और अंत पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, उस लंबाई को हम यहां पर 2b के बराबर मान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो भी हम लंबाई लेते हैं उसे क्या मान लेते हैं? 2b के बराबर मान लेते हैं। तो मान लेंगे वो बिंदु यहां पर हो या यहां पर हो, कहीं पर होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि मूल बिंदु है तो जितना ऊपर दूर होगा उतना ही नीचे होगा। सममित में चल रहा है। क्लियर? तो इससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे? संयुग्मी अक्ष। तो संयुग्मी अक्ष किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? बाई अक्ष के अकॉर्डिंग। तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या मानी जाएगी? 2b। और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या मानी जाएगी? 2a। दोनों नाभियों के मध्य की दूरी क्या मानते थे? 2c। तो यहां पर भी क्या मानेंगे? 2c। कंफर्म हो गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? इसके अंदर भी केंद्र है, कहां पर है? मूल बिंदु पर है। इसके अंदर भी 2 अक्ष हैं, इस वक्र में भी 2 अक्ष हैं, लेकिन एक अक्ष का नाम क्या है? अनुप्रस्थ अक्ष, ट्रांसवर्स एक्सिस। अनुप्रस्थ अक्ष वो अक्ष है जिस पर शीर्ष एवं नाभियां विद्यमान होती हैं, स्थित होती हैं। समझ गए ना? दूसरा वाला अक्ष क्या कहलाता है? संयुग्मी अक्ष, कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाता है। ठीक? अच्छा, आप दोनों नाभियों के मध्य की दूरी 2c मानी है तो बता सकते हो ये अगर मूल बिंदु पर है केंद्र तो यहां से यहां तक c हो जाएगी, यहां से यहां तक c हो जाएगी। पॉजिटिव साइड में चल रहे हो एक्स अक्ष पर, इसलिए इसके निर्देशांक c0 हो जाएंगे, इसके निर्देशांक -c0 हो जाएंगे। इसी प्रकार शीर्षों के मध्य की दूरी 2a है तो इसके निर्देशांक आपके a0 हो जाएंगे, इस शीर्ष के, इसके निर्देशांक आपके -a0 हो जाएंगे। कंफर्म? कोई शक? ठीक है। इनके निर्देशांक आप वैसे ही झूठ मूठ के लिख सकते हो, कोई वक्र तो है नहीं, अनुमानत है। यहाँ निर्देशांक अगर कोई लोगे आप b डैश इस प्रकार से मानते हो तो यहाँ पर निर्देशांक 0 - b हो जाएंगे, यहाँ पर निर्देशांक 0 और b हो जाएंगे। क्लियर? 2b मानी हुई है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, आप बताना कितनी है? अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, ट्रांसवर्स एक्सिस मानते हैं इसे। संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b। संयुग्मी अक्ष की लंबाई तो कितनी हो गई है? 2b हो गई है। अच्छा, नाभियों के मध्य दूरी, नाभियों के मध्य दूरी कितनी मानी हुई है? 2c। अब रिलेशन बिटवीन ABC प्राप्त करेंगे हम। तो देखिए वहां पर तो आपने ये मिला दिया था, समकोण त्रिभुज बना लिया था, ये आवश्यकता नहीं है, आप सीधा समझ सकते हो। जब आपने एक वक्र का अध्ययन किया है तो समय न लेते हुए आप उस सममिति का प्रयोग करें। थोड़ा सा
कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना चाहिए। कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल रहा है यहाँ सी इज ग्रेटर देन क्या हो गई है ए, वहां पर क्या था ए इज ग्रेटर देन सी, यहाँ पर सब तीनों राशियों में बड़ी कौन मानी जाएगी सी, तो सी बड़ी हो गई है तो हम समझ गए क्या प्राप्त होने वाला है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि वहां पर क्या प्राप्त हुआ था ए बड़ा था तो ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसलिए रिलेशन बिटवीन ए बी सी अपना क्या प्राप्त होगा सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से समझना ये प्राप्त हो जाएगा तीनों में रिलेशन। अब ड्राइव करना चाहता हूं मैं, तो ड्राइव के लिए मैं परिभाषा लगाऊंगा, तो इस बिंदु की इससे दूरी, इस बिंदु की इससे दूरी क्या होनी चाहिए, किसी भी बिंदु के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है तो ड्राइव करूंगा तो देखना आप F1P प्लस वो माइनस करूंगा F1P माइनस F2P, यानी जो दूरस्थ बिंदु है, दूरस्थ जो उससे दूर स्थित है, दूरस्थ बिंदु से दूरी माइनस निकटस्थ बिंदु से दूरी, जो दूर है बिंदु उससे दूरी निकालो, जो निकटवर्ती है उससे दूरी का अंतर करो, क्योंकि दूरी हमेशा कैसी रखनी है पॉजिटिव। क्लियर? तो ये दूरी कितनी आनी चाहिए, तो मैंने कहा था अभी कॉमन सेंस का प्रयोग करूं, तो आपने वहां पर देखा था कि वो जो दूरी योगफल आता था वो दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर आता था, ये आपको बताया था मैंने, दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर 2a आया था, तो यहां पर भी किसके बराबर आएगी ये दूरी, जो अनुप्रस्थ अक्ष है उसकी लंबाई के बराबर प्राप्त होगी अवश्य। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई आपकी क्या है 2a है, क्यों कैसे समझ गए आप, समझ लो ना, ऐसे समझने में आपत्ति क्या आ रही है, ये बिंदु भी तो वक्र पर है, जब P से दूरियों का अंतर इतना हो सकता है तो A से नहीं हो सकता, A डैश से नहीं हो सकता, क्योंकि वो वक्र पर नहीं है, क्या शीर्ष भी तो वक्र पर है, तो इसलिए ये होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो ये बता देता हूं मैं, प्राप्त करके मैंने 2a डायरेक्ट लिख दिया, AF1 माइनस AF2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके अब इसको आप फाइंड करोगे तो 2a आएगा, इसका फाइंड कर लो ना, निर्देशांक आपके पास है, दिक्कत कहां आ रही है, यहां से यहां तक की दूरी आप F1 तक की निकालोगे तो A डैश प्लस A डैश F1 इतनी होगी, होगी कि नहीं होगी, फिर यहां से यहां तक की दूरी आपके पास है कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी A से नहीं है आपके पास, तो आप यहां से यहां तक की दूरी में से यहां से यहां तक की दूरी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। देखो ऐसे देखते रहते हो, मैंने आपको यही बताया कि A से लेकर के F1 तक की दूरी है आपकी, तो यहां से मैं इसे 2a कैसे प्राप्त कर रहा हूं, तो AF1 क्या है बताओ, AF1 निर्देशांक है आपके पास, दूरी सूत्र लगा दो, या तो दूरी सूत्र लगा दो, निर्देशांक सबके है तुम्हारे पास, ठीक है, दूरी सूत्र नहीं लगाना चाहते हो तो सीधा समझ लो AF1 इतना है, A डैश AF1 यानी OA, O से A तक दूरी प्लस OF1 इतना है आपका कौन AF1, माइनस आप क्या कर रहे हो AF2, अब AF2 इतना है OF2 माइनस OA, जो दूरी आपको पता है, ये आपका OF2 माइनस OA है कि नहीं है, OA का मान आपको पता ही है, O से A तक दूरी तो A है, तो A दूरी है प्लस OF1, O से F1 की दूरी आपको पता ही है कितनी है, C है माइनस ऑफ OF2, O से F2 की दूरी आपको पता ही है कितनी है, C है माइनस A है दूरी, तो देखिए क्या 2a नहीं बचा, क्या प्राप्त हुआ C से C कर, यही तो आपको बताया, तो मानते नहीं हो तुम, या दूरी सूत्र लगा लो, निर्देशांक रखिए यही आएगी। क्लियर? ठीक है, अब आप इसे ड्राइव करोगे तो दूरी सूत्र इधर लगाओगे तो अंडरवुड ऑफ PF1 लगाओ, दूरी सूत्र तो क्या आएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वो तो y स्क्वायर ही रह जाएगा, y माइनस 0 माइनस ऑफ PF2 के लिए लगाओ, PF2 के लिए क्या आएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वो तो y स्क्वायर ही रह जाएगा, इक्वल चल रहा है 2a। अब तुम समझ गए कि कोई अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस का चिन्ह था, दीर्घवृत्त का जब ड्राइव किया था प्लस का चिन्ह था, बस यही तो अंतर आ रहा है, तो सेम उसी पैटर्न में आप इसे ड्राइव करते हुए ले जाओगे, समय नहीं लूं डायरेक्ट पहुंच जाऊं अपन, क्योंकि पहले ड्राइव कर लिया है, पैटर्न वही है, एक तरफ ले जाओगे, एक तरफ ले जाके वर्क करोगे, फिर दोबारा वर्क करोगे एक तरफ ला करके, बिल्कुल उसी पैटर्न पर डेरिवेशन होगा, और ड्राइव करते 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 करूं ड्राइव या सीधा पहुंच जाऊं उसी जगह पर ड्राइव कर दूं,
तो ड्राइव कर दो। तो ये चलो मेरे साथ जोड़ो, फिर ड्राइव करना है तो इधर देखो, एक को किसी को भी रख लो, एक को उधर भेज दो, इधर रखोगे तो x प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको ड्राइव कर लिया तो वो नहीं करना पड़ेगा, उसको ड्राइव कर लिया तो ये नहीं करना पड़ेगा, एक ही पैटर्न है। सेम पैटर्न को उधर ले जाओगे तो 2a प्लस हो जाएगा अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करूंगा तो इधर से तो सीधा वर्गमूल गया, वर्गमूल गया तो x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल रह गया वाई स्क्वायर। क्लियर? इधर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 4a अंडर रूट जो भी है, जो भी लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट फिनिश होगा तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंफर्म? अब थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाओ तो क्या लगता है तुम्हारा? हो जाओ थोड़े से इंटेलिजेंट तो देखो x स्क्वायर यहाँ से आएगा, x स्क्वायर उधर आएगा लेफ्ट, यहाँ से c स्क्वायर आएगा, वहां से c स्क्वायर आएगा लेफ्ट, 2cx मत कर देना, इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव आएगा। ठीक है, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर लेफ्ट, तो इधर क्या बचा है बताओ? 4cx। थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए तो 4cx बचा है, उधर वाला 2cx इधर ही ले लिया। ठीक है, अब उधर क्या बचा हुआ है वो लिखो आप, इधर आप देख पा रहे हो 4a स्क्वायर तो है ही आपके पास, प्लस ये स्टेप बचा है ना अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई शक? अब आप 4 को भी लेफ्ट कर दो, कॉमन लेके उधर से, तो 4 भी गया, चला गया। अब आप वर्ग करोगे तो फिर दोबारा वर्गमूल लौटेगा, तब तक ये दो पद रहेंगे, वर्गमूल के साथ एक और पद रहेगा, तब तक वर्ग करने पर वो लौटता रहेगा। हमें उसे समाप्त करना है, तो वर्गमूल को तभी समाप्त किया जा सकता है जब वो अकेला पद रह जाए। तो इसलिए इसको मैं इधर बुला लेता हूँ साथ ही, तो इधर 4 को लेफ्ट कर दिया तो क्या बचा? cx माइनस a स्क्वायर, यही तो बचा मेरे पास। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। इक्वल टू उधर क्या रह जाएगा? a रह जाएगा ना, 4 तो लेफ्ट कर दिया, अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बढ़ोगे तो a से डिवाइड कर देता हूँ, इधर बाद में कर लूंगा यार, कर लूंगा, 4 नहीं लिखना चाहता हूँ, अभी कर लेता हूँ। तो डिवाइड कर दूंगा तो इधर c अपॉन a x माइनस a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड साथ ही कर दूं, समझ लोगे? तो स्क्वायर भी कर दिया तो उधर भी करना पड़ेगा, तो उधर क्या रह गया है? x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए ना? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो होल स्क्वायर खोलना तो तुम्हें आता ही है, तो ओपन कर देते हैं। ओपन करोगे तो क्या आएगा बताओ? इधर c a का भी आएगा, x का भी होगा, माइनस का a कट जाएगा, डबल होगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2cx रह जाएगा केवल, प्लस का a स्क्वायर आएगा, इधर भी होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो इधर क्या आएगा भाई? x स्क्वायर भी आएगा, माइनस का 2cx भी आएगा, c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंफर्म? अब आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ से, देखिए 2cx लेफ्ट हो गया है, बस यही तो लेफ्ट हुआ है, बचा हुआ तो सब लिखना पड़ेगा। तो पहले x स्क्वायर वाला पद लिखना चाहिए, फिर वाई स्क्वायर वाला पद लिखना चाहिए, फिर अचर पद को एक तरफ भेजना चाहिए। तो x स्क्वायर को दो जगह है इकट्ठा करना हूं मैं, तो इसको ही उधर बुला लेता हूँ। चलो उधर वाई स्क्वायर तो है ही, उधर ले चलते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें? x स्क्वायर, चलो कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, घबराओ। तो यहाँ क्या बचेगा? यही की यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, उधर से उसको लाया तो -1 हो गया कि नहीं हो गया? अब तो खुश, ये एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया। अब बाई स्क्वायर को लागू तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी सब कुछ उधर भेज देता हूँ, तो उधर है कौन? सी स्क्वायर है, इधर से ए स्क्वायर ही तो जाएगा। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा, परंतु इससे पहले थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाओ तो मुझे कम लिखना पड़े। आप ए स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर ए स्क्वायर डिवाइड करोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डैश, तो केवल अपने पास क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही रह गया ना। यहाँ पर डिवाइड में जरूर आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल इधर क्या हो जाएगा? 1। आपको पता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल क्या है? बी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? बी स्क्वायर। ये रिलेशन है ना यहाँ पर, तो इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन क्या फाइंड हुआ हमें? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो हम देख पा रहे हैं कि दीर्घवृत्त के अंतर्गत यहाँ पर क्या था? प्लस, जबकि हाइपरबोला में यहाँ पर क्या हो गया है? माइनस। अब बड़ी समस्या हो गई। कैसी समस्या होगी?
वहां पर तो हम बड़ी संख्या से पता लगाते कि दीर्घ अक्ष ये वाला है, एक्स है या वाई। एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी संख्या होती तो पता चल जाता था एक्स दीर्घ अक्ष है, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी संख्या होती तो पता चलता वाई दीर्घ अक्ष है। क्लियर? लेकिन यहां कैसे पता चलेगा? ध्यान दें, इधर तो एक वहां पर भी था मानक रूप में, यहां पर भी है। यहां पर जो पॉजिटिव फैक्टर है वही अनुप्रस्थ अक्ष है, जो ऋणात्मक है वो संयुग्मी हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर? वहां छोटे बड़े से था, अब तुम कहोगे इसमें अनुप्रस्थ अक्ष बड़ा होगा या संयुग्मी, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है, या छोटे बड़े का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहां तो सिस्टम नेगेटिव पॉजिटिव का है, जबकि वहां पर सिस्टम छोटे और बड़े का था। छोटा वाला है वो क्या था? लघु था। जो बड़ा है वो दीर्घ था। सीधा स्पष्ट पता चल रहा है, लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। परंतु यहां पर लघु दीर्घ की कोई चर्चा ही नहीं है। यहां पर तो अनुप्रस्थ और संयुग्मी की बात है। कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है, अनुप्रस्थ संयुग्मी भी बड़ा हो सकता है। यहां तो केवल इतनी सी बात है कि आपका पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वाला पद है, एक्स स्क्वायर वाला पद पॉजिटिव है, तो एक्स अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगा। तो दो रूप हो गए। अब दूसरे रूप के लिए आप क्या करोगे? ड्राइव करने की तो आवश्यकता नहीं है। अब तो सीधा समझ गए कि वाई स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। अब समझना यहां गहराई से, वहां पर मैंने क्या किया था? ए को ही बड़ा माना था। यहां पर तो मैं ए बी को चेंज करूंगा एक्स वाई। क्यों? यहां पर फॉर्मूलेशन के अंतर्गत मान लीजिए मुझे ये सिस्टम बनाना है वाई स्क्वायर के लिए कि वाई स्क्वायर बड़ा हो। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई मैंने 2a मान ली ना, तो चाहे कौन सा भी रूप हो मैं अनुप्रस्थ अक्ष तो 2a मानूंगा। अगर मैं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई को 2b और उस लंबाई को बदल दूंगा तो पूरे फॉर्मूला सिस्टम बदल जाएगा, जो मैं इसके लिए अभी उत्केंद्रता ज्ञात करूंगा इसकी। इसके बाद इसके लिए नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करूंगा, तो पूरे फॉर्मूले बदलने पड़ेंगे आपको। तो वही सिस्टम वहां पर रखिए, वही सिस्टम यहां पर अभी बता दूंगा। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई की बात आती है, तो सबसे पहले ये जाने लेटस रेक्टम है क्या? अद्वितीय होगी। कोई रेखाखंड कैसा होगा? यूनिक, तभी उसकी लंबाई फाइंड कर सकते हैं। अगर वो यूनिक नहीं है तो उसकी लंबाई फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर मैं केवल ये बात करूं द्विकोटि की, तो द्विकोटि तो अनंत हो जाती है। अक्ष के अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत जो भी जीवा होगी वो द्विकोटि कहलाने लगेगी। अगर मैं नाभि जीवा की बात करूं तो नाभि जीवा भी बहुत हो जाएंगी, नाभि से जाने वाली जीवा है। परंतु नाभिलंब जीवा केवल एक ही होगी, नाभि से भी जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी निश्चित हो चुकी है, अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत भी जाएगी। ऐसी जीवा होगी, ऐसा रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु कहां पर होंगे? अक्ष पर पर, और जो अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत होना चाहिए और नाभि से गुजरना चाहिए। तो नाभिलंब जीवा जैसे एक मान लेता हूं मैं, दो नाभिलंब जीवा होंगी, एक नाभि यहां पर भी है, लेकिन दोनों की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। सममित में चल रहा है वक्र, बराबर होगी। तो इससे मैं फाइंड करूंगा, तो यहां पर ये बिंदु है, इसके बिंदु कहां पर आ जाएंगे? वक्र पर आ जाएंगे। वक्र पर आ जाएंगे तो नाभि से गुजर रहा है, लंबवत जा रहा है, लंबवत जा रहा है। इसलिए आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल ही चुका है। एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए, इसके निर्देशांक कुछ भी आप क्या मान लू? क्यूआर मान लू, इसको क्यूआर मान लेता हूं, क्यूआर मान लेता हूं। तो क्यूआर मुझे फाइंड करनी है, तो क्यू के निर्देशांक में एक्स तो आपको मिल ही चुका है ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए? सी, नाभि के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये लंबाई आपने एल मान ली, ये आपको फाइंड करनी है। क्लियर? तो ये बिंदु कहां पर है? वक्र पर। वक्र पर वक्र के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो सेटिस्फाई कराएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या ड्रैग करूं इसको भी? यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देख रहा है? तो यहां से देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें एल प्राप्त करना है, तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर उधर भेज दिया, इसको इधर ले आया, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, और यहां से क्या प्राप्त हुआ? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या है? बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख दूं, डायरेक्ट वर्गमूल ले लूंगा, तो एल क्या प्राप्त हुई? बी स्क्वायर अपॉन ए, लेकिन ये तो 2 होनी चाहिए। क्यों? एल नीचे भी है ना, डबल है ना, एल तो यहां से आ तक की है, तो इधर भी होगी, तो कितनी हो जाएगी? 2। तो डायरेक्ट जो नाभिलंब जीवा की लंबाई है वो कितनी आ गई है अपनी? नाभिलंब जीवा की लंबाई आ गई है 2b स्क्वायर अपॉन ए। वहां पर भी क्या आती थी? यही, वहां पर भी तो यही थी।
सेम आई कि नहीं आई? तो यहां पर केवल बदला तो क्या बदला, ये माइनस। अब चलते हैं दूसरे रूप में। तो दूसरा रूप ड्राइव करने की क्या आवश्यकता है, वो इस प्रकार से हो जाएगा। उसका एक मैं फिगर बनाऊंगा आपके लिए। चलो यहां बना देता हूं, इसको हटा दूं अब। चलो इसको हटा देता हूं। जैसे मान लो इसका फिगर देखें तो ऐसे ही तो हो जाएगा, इस प्रकार से ही तो खुल जाएगा, वो ऐसे खुल जाएगा। अब अनुप्रस्थ अक्ष कौन सा अक्ष बन जाएगा, वाई अक्ष बन जाएगा। तो मानक रूप फिर कौन सा हो जाना चाहिए बताओ, 22 का आ जाएगा पॉजिटिव में पहले। ये नहीं बदलेंगे, ये बदल दोगे तो पूरे फॉर्मूले बदलने पड़ेंगे फिर आपको। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो बदलना ही नहीं है। क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि हमने अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है वो क्या ले रखी है, 2a। तो बाई अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष बनेगा तो भी लंबाई 2a, एक्स अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष बनेगा तो भी लंबाई 2a। हमने तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई को 2a लिया है, चाहे अक्ष एक्स पे हो या बाई की अनुदिश हो, कहीं पर भी हो, समझ गए ना आप। तो फिर ये हो जाएगा कंफर्म, कोई सा। तो मानक रूप ये हो जाएगा, नाभिलंब जीवा की लंबाई यही रहेगी, ठीक है। नाभि के निर्देशांक उसी प्रकार से रहेंगे। शीर्ष के निर्देशांक बस निर्देशांक एक्स के बजाय कहां पहुंच जाएंगे, बाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर क्या है, उनमें दूसरा निर्देशांक 0 है, सेकंड, तो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। कंफर्म। अब आप एक बात बताओ, केंद्र इसमें भी 0 0 है, केंद्र उसमें भी 0 0 है। सारी बातों को मैं पूछता जाऊंगा और आपको बारी बारी से सब जवाब देना है। तो मैं मान लूंगा तुम्हारी समझ में आ गया। चलो पूछता हूं, सबसे पहले परिभाषा बताओ, परिभाषा क्या थी? किसी तल के अंतर्गत ऐसे चर बिंदु का बिंदु पथ, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं उन असंख्य बिंदुओं का समुच्चय जिनकी उसी तल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर सदैव समान रहता है, अतपरवलय कहलाता है। कंफर्म। अब वो स्थिर बिंदु उस अतपरवलय की नाभियां कहलाते हैं। नाभियों को मिलाने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। मानक रूप के अंतर्गत केंद्र सदैव मूल बिंदु पर होता है एवं अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष निर्देशी अक्षों पर होते हैं। क्लियर। नाभियों को मिलाने वाला रेखाखंड जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है हाइपरबोला को, वो वर्टेक्स शीर्ष कहलाते हैं। शीर्षों के मध्य की दूरी क्या होती है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई होती है। शीर्षों के मध्य की दूरी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कम है यहाँ पर नाभियों के मध्य की दूरी से। नाभियों के मध्य की दूरी 2c है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b है। कंफर्म, यही रहेगी। तो ये सारी बात हमारी समझ में आई। नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी आई है, 2b स्क्वायर अपॉन a, वहां पर भी थी। दो नाभिलंब जीवा है, दोनों की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। यहां से आगे अब बढ़ता हूं। तो अब एक बात बताओ, आप जो मानक रूप आपका आ रहा है उसमें एक अनुप्रस्थ अक्ष है, एक संयुग्मी अक्ष है, कैसे पहचान करोगे कौन सा अनुप्रस्थ अक्ष है? तो संयुग्मी तो ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे? प्लस से। जो धनात्मक पद है उधर 1 होना चाहिए, बिल्कुल राइट, उसी से प्राप्त कर लोगे। पूरी बात समझ में आ गई। कहीं को जब उत्केंद्रता की बात आती है, इसेंट्रिसिटी, तो उत्केंद्रता क्या है, उत्केंद्रता की परिभाषा तो बदल नहीं सकती। उत्केंद्रता की परिभाषा तो वही रहेगा, वही परिभाषा रहेगी। तो क्या परिभाषा थी भाई, केंद्र से कहां तक, नाभि तक की दूरी एवं केंद्र से शीर्ष तक की दूरी का रेशियो, अनुपात क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है। तो अब बताइए उत्केंद्रता 1 से अधिक होगी या 1 से कम? केंद्र से शीर्ष की दूरी अधिक है, केंद्र से नाभि की दूरी अधिक है। उत्केंद्रता का सूत्र क्या है, C/A। तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी? किसी भिन्न का अंश बड़ा हो जाए, बड़ी, तो उचित भिन्न बन गई यहां पर। तो आप समझ गए, जो अतपरवल है उसकी उत्केंद्रता 1 से अधिक, जबकि दीर्घवृत्त के अंतर्गत क्या देखा आपने, 1 से कम थी, तो इसी का मान कम था। समझ गए ना। तो उत्केंद्रता से ही पता चल जाएगा दीर्घवृत्त है अथवा अतपरवल है। अतपरवलय की उत्केंद्रता सदैव 1 से बड़ी होगी, जबकि दीर्घवृत्त की 1 से कम। कंफर्म। जब दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1 हो जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वृत्त में, सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, बताया था।
तो व्रत बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो जाता है। डेरिवेशन में जो आनंद आता है गणित के अंतर्गत, मुझे तो लगता है शायद कहीं नहीं आता। मुझे खुद क्वेश्चनों में कोई आनंद नहीं आता। क्यों? क्वेश्चन में करना है, उन्हें तो कोई भी कर लेगा। क्वेश्चन में है क्या, फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन हो गए। जो है गणित का रैश वो कहां छुपा हुआ है? कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट के बाद डेरिवेशन, बस यही गणित समाप्त हो जाना चाहिए। बाकी तो फिर प्रैक्टिस करते हैं कि हमने वास्तव में कुछ सीखा है कि नहीं। बस उस अभ्यास के लिए क्वेश्चन होती है। क्वेश्चन अपना उद्देश्य नहीं हुआ करते। क्वेश्चन तो अपनी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमने कुछ सीखा है। यहां पर सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, उसके लिए आपको प्रयास करने का मौका कहां मिलता है? प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है प्रश्नावली के अंतर्गत। तो इसलिए क्वेश्चन भी आवश्यक है। ठीक है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। कन्फर्म?